हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ टॉपिक कि एक फर्म, एक सोल ट्रेड, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी, उन सभी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन गोल क्या होता है। आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे एक सोल ट्रेडर ही है, चाहे पार्टनरशिप फर्म ही है, सभी का एक क्या होता है, गोल होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं, है ना। सबसे पहले हम ना मतलब कि प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिजनेस करते हैं ना, तो मैं क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमेशन। सभी ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, तो मेन 3 गोल होते हैं हर एक बिजनेसमैन के, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे कंपनी है। क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमेशन, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। ठीक है, तो दूसरा क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, यदि कंपनी है तो वही चाहती है कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की कीमत मार्केट में क्या हो, मैक्सिमम हो। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि मेरी प्रॉपर्टी, जैसे होता है ना, घर में प्रॉपर्टी भी बढ़ती रहे, मुझे प्रॉफिट भी मिलता रहे, है ना। इस टाइप से 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कंपनी है, तो उसका मेन मकसद क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। और अर्निंग पर शेयर, जैसे पहले 5 मतलब बढ़ती रहे, अर्निंग है ना, शेयर होल्डर की पर शेयर की इनकम क्या है, बढ़ती रहे। वेल्थ मैक्सिमेशन मतलब जैसे किसी कोई कंपनी है, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ती रहे, वेल्थ बढ़ती रहे। ये मेन 3 ऑब्जेक्ट होते हैं, 3 गोल होते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यदि हम बहुत पहले की बात करें, पहले मेन मकसद यही होता था, हाँ, कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करें, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इनकम करें, मतलब कि हमने अपने जो भी रिसोर्स लगाए हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। नेचुरली है, जब हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, चाहे फाइनेंस है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, और रिसोर्सेज है, मटेरियल है, लेबर है, सभी का प्रॉपर यूटिलाइज, एफिशिएंट, इफेक्टली यूटिलाइज करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ फर्म परफॉर्मेंस, जो हमारी फर्म की परफॉर्मेंस है वो ऊपर ढंग से, मतलब एप्रोप्रिएट ढंग से प्रॉपर यूटिलाइज ही करें। ठीक है, और हम कौन सा प्रोडक्ट बनाए जो सोसाइटी को सर्व करते हैं। ठीक है, तो ये यदि हम तीनों चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। मतलब कि हम जितने भी रिसोर्सेज है हमारे बिजनेस के अंदर, हम प्रॉपर यूटिलाइज कर लें, और हम फर्म की परफॉर्मेंस को मैक्सिमम बहुत ही अच्छे ढंग से हमारी हो, और हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलें, सोसाइटी के सर्व करें। ठीक है, यदि कोई भी बिजनेस है, फर्म है या कंपनी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, किसके कंट्रोल के अंदर करता है, जो हमारी कोई भी जो है इंडिया है उसकी गवर्नमेंट की इकोनॉमी के अंडर करता है। और प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, आपको पता है कि आज के टाइम कंपटीशन का ज़माना है। यदि मैंने हाई रख दिया और मेरे कंपटीटर ने कम रख दिया, तो मुझे कम करना पड़ेगा। तो प्राइस मार्केट में कंपटीशन के बेस पर ही डिसाइड होता है। ठीक है, तो मार्केट में इकोनॉमी अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, और मार्केट में अच्छे रेट पर बेचना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, जो प्राइस सिस्टम है ये मेन ऑर्गन होता है, मतलब कि ये यदि हम प्राइस बहुत ही ज़्यादा रख दें तो क्या होगा, ग्राहक चले जाएंगे। यदि हम प्राइस कम रखें तो मुझे प्रॉफिट कम होगा। तो प्राइस सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा ढंग होता है कि प्राइस कौन डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई। यदि मार्केट में डिमांड है मेरे प्रोडक्ट की बड़ी ज़्यादा, तो नेचुरली मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यदि मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मेरी सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। ये आप सभी पहले ही जानते हैं ना, कि डिमांड और सप्लाई का। ठीक है, यदि बाई चांस मैं एक नया बिजनेसमैन मार्केट में आया है ना, और मैंने प्राइस ज़्यादा रख दी, तो क्या होगा, मेरे कंपटीटर आ जाएंगे। जब कंपटीटर आ जाएंगे तो मेरा प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो मैं उनके बराबर हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप से प्राइस डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये समझिए। दूसरा पॉइंट है, यदि सोसाइटी को जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो क्या होगा, तो मेरी डिमांड नहीं होगी। डिमांड नहीं होगी तो मेरा प्राइस लोएस्ट चला जाएगा। यदि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सोसाइटी को, तो एक टाइप से मैं उस प्रोडक्ट को बनाना बंद कर दूँगी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई की बेस पर डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और और जो इकोनॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू कि हम अपने इनपुट को, जैसे हमने कोई भी इनपुट लगाया बिजनेस में, जैसे मैन, जैसे लेबर लगा दी, पैसे लगा दिए, और मटेरियल लगा दिया, उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करो, मैक्सिमम आउटपुट करनी, जितने भी इनपुट लगा के, मतलब कि मटेरियल वेस्ट नहीं करना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना, यदि एफिशिएंटली वर्कर से ज़्यादा काम कराना, उसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। ठीक है, और मैं अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करके, प्रॉपर मैंने किया ना अप्रोप्रिएट ढंग से पूरा यूटिल मशीन का पूरा यूज़ कर लिया, तब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन क्या है, हर कोई यही चाहता है ना, आप भी यही चाहते हैं कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं।
लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हमारी ना पहले तो ये डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। इट इज़ वैल्यू, मतलब कि इसमें ये नहीं कहा गया प्रॉफिट क्या, पर शेयर, टोटल प्रॉफिट, पर हेड प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं किया गया है। यदि हम बुक पकड़े तो उसमें प्रॉफिट मैक्सिमेशन को कोई भी क्लियर नहीं किया कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। ठीक है, टाइम वैल्यू मनी, टाइम ऑफ रिटर्न को इग्नोर किया गया है। मतलब कि एक तो ना आज मुझे कोई पैसा मिले और 1 साल के बाद पैसा मिले, उतना ही पैसा मिले, तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? जो मुझे आज मिला ना, क्योंकि अगले साल तक उस उतनी चीज़ें नहीं आएंगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें भी जो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं उसमें इस टाइम को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये रिस्क को भी कंसिडर नहीं किया गया कि रिस्क है कि नहीं है, इसको कंसिडर नहीं किया गया। और ये इस जंक्शन पर बैठा हुआ है प्रॉफिट मैक्सिमेशन की परफेक्ट कंपटीशन। क्या हो? परफेक्ट कंपटीशन। ये जंक्शन के बेस पर बना हुआ है। लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमेशन ये पुराने ज़माने में होता था, आज के टाइम में ये रियल नहीं है। डिफिकल्ट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इनएप्रोप्रिएट है, इमोरल है। इमोरल इसलिए कहते हैं यदि मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है तो मैं अपनी सोसाइटी के साथ अच्छा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और आज के टाइम में अभी और भी डिस्कस कर देती हूँ कि ये किस पर डिपेंड करता है, परफेक्ट कंपटीशन पर। ठीक है, तो एक और पॉइंट बताती हूँ आपको मेन इसका, कि आजकल हम जो हमारा बिजनेस चलता है, 2 पर्सन होते हैं, एक मैनेजर और ओनर, है ना। मैनेजमेंट चलाती है, ओनर क्या होता है उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कंपनी के केस में। और कंपनी का आज का ओनर इंपॉर्टेंट नहीं है, आजकल शेयर होल्डर होते हैं। मतलब कि कस्टमर भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉय भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमने प्रॉफिट कमाना है तो इन सभी को ध्यान में रख के कमाना है। यदि ये कस्टमर कहता है, यदि ओनर कहता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट का हूँ, तो कस्टमर कहता है मुझे कम रेट लगाए। इन सभी के जो प्रॉफिट है ना, आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, समझ गए ना। इम्प्लॉय कहते हैं हमें ज़्यादा सैलरी दी जाए, गवर्नमेंट कहते हैं मुझे टैक्स दिया जाए, सोसाइटी कहते हैं मुझे कम रेट पर सामान दिया जाए। तो सभी को अपने अपने प्रॉफिट होते हैं, तो इन सभी के बीच में आपस में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है। इसलिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसको हम कहेगा अनरियलिस्टिक है। ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसे कि यहाँ का ना मैक्सिमम प्रॉफिट किसे कहते हैं। एक तो होता है कि बाई जिसमें एग्जाम्पल से समझाते थे, बिना क्यों बताना, कि किसी कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, 10,000, और कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, 50,000। 50,000 प्रॉफिट कमा रही है, कितने शेयर होल्डर में बांटना है, 10,000 में। तो एक शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 50,000 टोटल अर्निंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर होल्डर को कितना इनकम हुई, 5। ठीक है, हम कहते हैं कंपनी की इनकम कितनी है, 50,000। कंपनी ने डिसाइड किया मैं कि और 10,000 शेयर इशू कर दूँ, मतलब कि मार्केट हम शेयर कैपिटल कितनी बढ़ा दें, 5 लाख। मतलब कि पहले कंपनी के शेयर होल्डर कितने थे, 10,000, और शेयर इशू कर दी, कंपनी के टोटल शेयर होल्डर कितने हो गए, 20,000। ठीक है, और पहले कंपनी कितना पैसे कमाती थी, 50,000, अब कंपनी कितना कमा रही है, 75,000। क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा शेयर पैसा ले लिया और अपने कंपनी में लगा दिया, मतलब कि अपने बिजनेस में लगा दिया और प्रोजेक्टों में लगा दिया। अब उसकी इनकम इंक्रीज होगी 50,000 से 75,000। लेकिन पहले 50,000 कितने लोगों में बंट रही थी, 10,000 में। अब अब 75,000 कितने लोगों में बंट रही है, 20,000 में। पहले पहले कंपनी कितना कमाती थी पर हेड, पर एक शेयर पर कितने पैसे मिलते थे, इनकम होती थी 5। अब पर कितनी मिल रही है, 3 रुपये 75 पैसे, मतलब कम होगी ना। हमें अब वही बात आ गई ना, हम ये समझे कि 50,000 ज़्यादा है कि 75,000 ज़्यादा है। देखने को ये अमाउंट के अंदर 75,000 ज़्यादा है। यदि हम पर शेयर होल्डर के अकॉर्डिंग देखें तो पहले सिचुएशन ठीक थी। इसलिए तभी कहा गया है जो प्रॉफिट मैक्सिमेशन है उसको अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है कि टोटल प्रॉफिट को देखना है, पर हेड को देखना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखना है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देखना है। इन सभी चीज़ों में टाइम को भी ध्यान में नहीं रखा गया है, टाइम वैल्यू को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। तो प्रॉफिट मैक्सिमेशन हर कोई ये चाहता है कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमम कमाऊँ। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हमारे स्टेक होल्डर है, मतलब कि हमने सभी को देखना है, गवर्नमेंट को भी देना है, सोसाइटी को भी देखना है, उसको भी फैसिलिटीज़ देनी है, कस्टमर को भी देखना है, उसको कम रेट पर देना है, सभी को एम्प्लॉइज़ को भी ज़्यादा सैलरी देनी है। इसलिए हम प्रॉफिट मैक्सिमेशन कमा नहीं सकते क्योंकि हमें सभी को देखना है। इसलिए ये आज के टाइम में रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, तो मेन हमारा पहला फाइनेंशियल मैनेजर का कंपनी की प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। बाकी हम 3 टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में